नमस्कार सभी लोगों का। मैं अजीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में मैंने आपको बेहद इम्पोर्टेंट पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में, और पिछली क्लास में इसके बारे में हमने कुछ जाना कि ब्लड रिलेशन किसे कहते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, और भी कुछ माइनर चीज़ें जो हमें अक्सर पता नहीं होता जब हम सवाल को लगाते हैं और गलत कर जाते हैं सवाल को। तो कुछ वहाँ पर अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई। आज भी आप इस क्लास में कुछ न कुछ नया जानेंगे, और आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आज की क्लास आप अच्छे से पढ़ लिए तो मैं दावा करता हूँ कि आपके सामने कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे लगा सकते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ फैमिली चार्ट के बारे में बताया, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहला पॉइंट है, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है सवाल को लगाते समय। देखिए, अगर मेल की बात करेगा तो आप उसे पॉजिटिव साइन से दर्शाएंगे। अमूमन लोग करते क्या है, आप कहीं और पढ़ते होंगे या किताबों में देखते होंगे तो मेल को बॉक्स से या फिर सर्कल से या किसी और सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेल की बात करेगा तो हम उसे कैसे दर्शाएंगे? पॉजिटिव साइन से। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर फीमेल की बात करेगा यानी स्त्री की बात करता है तो वहाँ पर उसे हम नेगेटिव साइन से दर्शाएंगे। मेल आएगा तो पॉजिटिव और फीमेल आएगा तो नेगेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, जानने से पहले अगर हम रिलेशन के एग्जिस्टेंस की बात करें कि रिलेशन कब एग्जिस्ट करता है, तो रिलेशन बेसिकली दो जगह एग्जिस्ट करता है। एक तो जब उनके बीच जनरेशन गैप 0 का हो, यानी पीढ़ी का अंतराल उनके बीच 0 हो, जिसे हम समांतर पीढ़ी बोल सकते हैं। समांतर पीढ़ी में कौन से रिश्ते आएंगे? जैसे भाई बहन, भाभी, पति पत्नी, ये सब रिश्ते समांतर श्रेणी में। अब इसके बाद एक जगह और एग्जिस्ट करता है जब उनके बीच कुछ ना कुछ जनरेशन गैप हो, लाइक एज +1 जनरेशन गैप हो, +2 जनरेशन गैप हो, -1 हो, -2 हो, या +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। क्लियर है? और अब आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी फैमिली चार्ट के माध्यम से कि मैक्सिमम कितने जनरेशन गैप हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, मिनिमम कितने जनरेशन गैप हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर समांतर पीढ़ी की बात करता है तो समांतर पीढ़ी के लिए आप एक सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल से दिखाएंगे। समांतर पीढ़ी के लिए आप सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल से दिखाएंगे और किसी एक पॉइंट की तरफ, किसी एक बिंदु की तरफ आप तीर का निशान लगा देंगे। ओके, जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। यहां पर एक लाइन खींची, यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी। अब सवाल ये उठता है कि मैंने यहां पर जो तीर का निशान लगाया है या किस व्यक्ति के साथ तीर का निशान लगा, यानी हम ए के साथ तीर का निशान लगाएंगे या बी के साथ तीर का निशान लगाएंगे। तो ध्यान देंगे, तीर का निशान
लगाते समय एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि उसी व्यक्ति के साथ तीर का निशान लगेगा जिसका जेंडर क्लियर होगा। यहाँ पर ए भाई है, किसका? बी। तो ए भाई है तो उसका जेंडर क्लियर है। इसका मतलब ये कि इसे पॉजिटिव साइन दे देंगे क्योंकि मेल है और इसकी तरफ साइन लग जाएगा। क्लियर है? ऐसे आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट की बात करें, बट यहाँ पर देखिए बी का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी ए तो भाई है बी का, बट बी की बात करें तो ये ए की बहन भी हो सकती है और ए का भाई भी हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है कि एक पीढ़ी ऊपर की अगर बात करेगा तो एक पीढ़ी ऊपर के लिए आप क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन से दर्शाएंगे और तीर का निशान ऊपर लगा देंगे। इतना क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींची, पिता कौन है? ए है। अब ध्यान देंगे ऊपर ए को रखेंगे या नीचे ए को रखेंगे, तो जो सबसे पहले आएगा उसे आप ऊपर रखेंगे। सबसे पहले ए आया होगा तो जो पहले आएगा उसे आप ऊपर रखेंगे, यानी ए, इसका जेंडर क्लियर है, पिता है तो इसके साथ तीर का निशान लगेगा और यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्योंकि पिता है, और ये क्या हो गया? बी हो गया, यानी ए बी का पिता है। क्लियर है? ऐसे ही अगर आ जाए बी सी की सास है, बी सी की सास है, तो बी और सी के बीच हमें यहाँ पे जनरेशन गैप, सास मतलब एक पीढ़ी ऊपर का मिल रहा है, हमारे फादर मदर वाली जनरेशन का गैप मिल रहा है, उस पीढ़ी के लोग सास हैं। अब यहाँ पर इसका आपको डायग्राम बनाना है तो कैसे दर्शाएंगे? बी सी की सास है, बी सास है, इसका मतलब ये है सी की सास है तो सी, और यहाँ पर पत्नी भी हो सकता है, पति भी हो सकता है। तो सी की जो सास होगी वो इसकी माँ होगी और इसके लिए क्या होगी? ये सास होगी, यानी यहाँ पर बी सास है और माँ है, इसका जेंडर यहाँ पर निगेटिव होगा और इसकी तरफ तीर का निशान लग जाएगा। दोनों साइड से तीर का निशान बी की तरफ लगा हुआ है। यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, सी पुरुष भी हो सकता है, सी महिला भी हो सकती है। अगर ये पुरुष होगा तो ये महिला हो जाएगी क्योंकि कपल की बात कर रहा है, या ये महिला है तो ये पुरुष हो जाएगी। इतना आपको पता होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है कि एक पीढ़ी नीचे की बात करता है, तो एक पीढ़ी नीचे की बात करें तो आप एरो का निशान नीचे की तरफ लगा देंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एरो का निशान नीचे लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी का पुत्र, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लेकिन सवाल लगाएंगे तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। डायग्राम बिना बनाए आप सवाल लगा नहीं सकते, तो इसी कारण हमें बताना पड़ रहा है। यानी ए बी का पुत्र है तो ऐसा लाइन ड्रा करेंगे। पुत्र कौन है? ए है तो तीर के निशान की तरफ कौन होगा? ए होगा। पुत्र है तो पॉजिटिव साइन दे देंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर ए तो बी का पुत्र है, बट बी की बात करें तो ये ए की माँ भी हो सकती है, ए का पिता भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। जिस तरफ तीर का निशान नहीं लगा होगा उसका जेंडर क्लियर नहीं होगा, यानी वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, छठा पॉइंट है कि अगर दो पीढ़ी ऊपर की बात करता है तो दो पीढ़ी ऊपर के लिए हम कैसे दर्शाएंगे? तीर का निशान 2 बार लगा देंगे ऊपर की तरफ, या फिर आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं। जैसे
ए बी की नानी है, ए बी की नानी है, इसका मतलब नानी कौन है? तीर का निशान 2 बार लगाएंगे, नानी कौन है? ए नानी है तो ए की तरफ तीर का निशान लग जाएगा, और किसकी नानी है? बी की नानी है, इसका मतलब बी की माँ होगी, और बी की माँ ये ए होगी, जो बी के लिए क्या होगी? नानी होगी। यानी इसे हम ऐसे भी नानी है तो नेगेटिव साइन दर्शाएंगे, और ये हो गई नानी। क्लियर है? बट अगर बी की बात करें, इसका जेंडर क्लियर नहीं, क्योंकि इस तरफ तीर का निशान नहीं लगा है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, यानी पोता भी हो सकता है, सॉरी नाती भी हो सकती है, नतनी भी हो सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर 7वां पॉइंट है, दो पीढ़ी नीचे की बात करता है तो कैसे दर्शाएंगे? 2 पीढ़ी नीचे मतलब 2 बार तीर का निशान हम नीचे लगा देंगे, या फिर हम ऐसे साइन से दर्शा देंगे -2 जनरेशन का गैप। जैसे ए बी का पोता है, ए बी का पोता है, तो पोता है तो ए और बी के बीच में जनरेशन गैप -2 का होगा, तो 2 बार तीर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर पोता कौन है? ए है, तो तीर का निशान ए के साथ लगेगा। पोता है तो निगेटिव पॉजिटिव साइन मिलेगा, और यहाँ पर बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये पोता है तो इसका मतलब ये इसका लड़का रहा होगा, यानी ये इसका पिता है। बट इसकी बात करें तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, यानी ये दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है। जेंडर क्लियर नहीं। ओके, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगला, कि अगर कहीं भी कपल की बात कर दे, कपल मतलब क्या? कपल मतलब ये कपल मत समझिएगा आप, ये वाले कपल की बात नहीं कर रहे हैं। कपल मतलब पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, एक तरीके से पार्टनर, स्पाउस। अगर उनकी बात करेगा तो उसे आप किस लाइन से ड्रा करेंगे? डबल लाइन से ड्रा करेंगे, डबल लाइन से ड्रा करेंगे। किस लाइन से? डबल लाइन से। और इसमें एक सिंपल सी बात है, अगर किसी एक कंपोनेंट का जेंडर क्लियर है तो दूसरे का अपने आप क्लियर होगा। अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा ही होगा, अगर एक फीमेल है तो दूसरा मेल होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए जब कभी हम सवाल लगाते हैं तो जो सवाल का लास्ट टर्म होता है, जैसे ए बी का पिता है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, ए बी का पिता है, और सवाल में मैंने 2 टाइप से सवाल पूछा कि ए का बी से संबंध बताइए और बी का ए से संबंध बताइए। ध्यान दीजिए, सवाल मैंने यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल ही मान लेते हैं। एग्जाम्पल है ए बी का पिता है, ए का बी से संबंध बताइए, ये पहला सवाल है। और इसी में एक और सवाल ले लिया, बी का ए से संबंध बताइए। ध्यान दीजिएगा, कभी आपके सामने ऐसा कंडीशन आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, ए बी का पिता है, तो पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर पिता कौन है? ए है, तो ए की तरफ निशान लग जाएगा तीर का, ये बी हो जाएगा, ये पिता है तो यहाँ पर पिता लिख देंगे, और इससे साइन क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव। बट अगर बी की बात करें तो बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ये ए का पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। क्लियर है?
सवाल पहला है ए का बी से संबंध बताइए। इस सवाल के लिए मैंने ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन है पिता, दूसरा ऑप्शन है पुत्र या पुत्री, तीसरा ऑप्शन है माँ, चौथा ऑप्शन है पति। ध्यान दीजिए, पहले वाले सवाल को मैंने 4 ऑप्शन दे दिया। सवाल आपने जब इसका डायग्राम बनाया तो ए को ऊपर रखा, बी को नीचे रखा और ए जो है बी का पिता है तो ए की तरफ तीर का निशान लग गया और इसे साइन पॉजिटिव मिल गया। सवाल पहला ये है ए का बी से संबंध। जब ए और बी के बीच आप संबंध निकालते हैं तो पिता पुत्र या पिता पुत्री का संबंध आता है। तो आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम आंसर पिता लगाएं या पुत्र या पुत्री लगाएं। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे, कुछ करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा से, तो जिस व्यक्ति के साथ यह से शब्द लगा होता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? वक्ता या फिर स्पीकर, यानी वही सवाल का जवाब देता है। यानी यहाँ पर बी बोलेगा, बी के साथ जिसके साथ से लगा होगा वही बोलेगा। किसको? दूसरे व्यक्ति को। यहाँ पर बी के साथ से लगा है तो बी बोलेगा, ए को क्या बोलेगा? पिता बोलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। क्लियर? अब यही दूसरे सवाल की अगर बात करें तो बी का ए से संबंध पूछ रहा है। यहाँ पर इस सवाल में ए के साथ से लगा है तो ए के साथ से लगा है तो सिंपल सी बात है ए बोलेगा। तो ए बोलेगा, बी को क्या बोलेगा? आप कहेंगे पुत्र, कोई दूसरा कहेगा पुत्री, क्योंकि जेंडर तो क्लियर ही नहीं है। यानी इस कंडीशन में या तो पुत्र बोल सकता है या पुत्री, हम निर्धारित नहीं कर सकते। हमें एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं पता है कि पुत्र होगा या पुत्री, क्योंकि इसका जेंडर ही डिफाइन नहीं है। बस हमें इतना पता है कि -1 पीढ़ी का जनरेशन है। क्लियर है? यानी इसका जो आंसर हो जाएगा पुत्र या पुत्री। अब शायद आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि संबंध बताने में जो सवाल पूछता है, जैसे ए का बी से संबंध, जिसके साथ से लगा होगा। राम का श्याम से संबंध, राम के साथ से लगा है तो राम बोलेगा श्याम को, या फिर राम का श्याम से संबंध, श्याम के साथ से लगा है तो श्याम बोलेगा राम को। बस जिसके साथ से लगा है, जिस व्यक्ति के साथ से लगा है उसी को स्पीकर कहते हैं, वही वक्ता होता है, वही सवाल का जवाब देता है। ओके, आगे चलते हैं। एक और पॉइंट जहाँ पर आपको अक्सर समस्या होती है सवाल को लगाने में, और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जब हम आगे का चैप्टर पजल पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ध्यान दीजिए सवाल क्या है। जैसे सवाल के बीच में कभी ऐसा पॉइंट आ जाता है कि ए बी का पिता है जो सी का भाई है। ए बी का पिता है जो सी का भाई है। मैंने यहाँ पर 3 सवाल ले लिया। ए का सी से संबंध, दूसरा है सी का बी से संबंध, तीसरा है बी का ए से संबंध। ध्यान दीजिए 3 सवाल है, छोटा सा पॉइंट है, बस आपको बताने के लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं कि इसमें क्या चीज़ छिपी हुई है जिससे आप अक्सर गलतियां करते हैं सवाल लगाने में। सवाल ऐसा नहीं आएगा, ये सवाल के मिडिल टर्म में रहेगा। देखिए, जब कभी आप सवाल लगाते हैं तो सवाल में 3 या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच में एक शब्द लिखा होता है जो, जैसे वह मेरी माता है, जो वह मेरी
माता है, या फिर राम सुरेश का पिता है जो महेश का भाई है। ऐसे आपके सवाल के मिडिल टर्म में लिखा होता है। तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ तक तो बड़े आसानी से बन जाएगा। ए बी का पिता है, तो पिता कौन है? ए है, तो एक पीढ़ी ऊपर यानी ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, ये पिता है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये पॉजिटिव साइन हो गया। अब दूसरा बोलता है जो सी का भाई है, जो सी का भाई है यानी यहाँ पर एक वर्ड आ गया क्या? जो। अब ध्यान दीजिए, इसे हमने मान लिया फर्स्ट कंपोनेंट, इसे मान लिया सेकंड कंपोनेंट, इसे मान लिया थर्ड कंपोनेंट। तो अब इस सी को हम ए के साथ अटैच करें या इस सी को हम बी के साथ अटैच करें? सी को ए के साथ अटैच करें या सी को बी के साथ अटैच करें? तो ध्यान दीजिए, कभी भी अगर ऐसी स्थिति आए आपके सामने तो जिस व्यक्ति के साथ से लगा होता है, जिस कंपोनेंट के साथ से लगा होता है, उसका रिलेशन उसके जस्ट पहले वाले व्यक्ति के साथ करते हैं। यानी अगर ये तीसरा व्यक्ति है तो इसका संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ होगा। यानी सी का जो भाई होगा वो कौन होगा? बी। अब यहाँ पर भाई है तो समांतर पीढ़ी, यानी सी का जो भाई होगा, अब यहाँ पर इसका भी जेंडर, बी का भी जेंडर क्लियर हो गया। बट सी का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है। ये बी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, ये ए का पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। यानी जिसके साथ से लगा होगा उसका संबंध उसके ठीक पहले वाले व्यक्ति के साथ होगा। सवाल देखिए अब क्या है। पहला सवाल है ए का सी से संबंध। ए का सी से, सी के साथ से लगा है तो सी बोलेगा किसको? ए को। क्या बोलेगा? पिता बोलेगा। पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या है? सी का बी से संबंध। सी का बी से, बी के साथ से लगा है तो बी बोलेगा किसको? सी को। बी सी को क्या बोलेगा? भाई भी बोल सकता है और बहन भी बोल सकती है, क्योंकि इस दशा में हमें इसका जेंडर क्लियर नहीं है। और अगला है बी का ए से संबंध। बी का ए से संबंध यानी बी के साथ, ए के साथ यहाँ पर से लगा है, ए के साथ से लगा है तो ए बोलेगा किसको? बी। ए जो है बी को क्या बोलेगा? तीसरा जवाब 100% पुत्र बोलेगा। क्लियर है? लेकिन अगर यही सेंटेंस ना होता तो यहाँ पर पुत्र ना होता, यानी इसका जेंडर ही क्लियर नहीं होता। पुत्र भी हो सकता था और पुत्री भी हो सकती थी। ओके, एक पॉइंट और है, इसके बाद आपका पूरा थ्योरी जो है वो समाप्त हो जाएगा। तब सवालों पर आएंगे और बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, ए बी की माँ है और सी की बहन है। ए बी की माँ है और सी की बहन है। यहाँ पर पहला पॉइंट, पहला सवाल है ए का सी से संबंध, दूसरा है सी का बी से संबंध और तीसरा है बी का सी से संबंध। ये तीन सवाल हैं। देखिए, जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ए बी की माँ है, ये तो सिंपल है, माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर, और माँ कौन है? ए माँ है। किसकी माँ है? बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माँ, और इसे साइन क्या मिल जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि फीमेल है। फिर बोलता है और सी की बहन है। अब यहाँ पर सवाल उठता है
कि अभी तक हमने यहाँ पर देखा जो लिखा था, तो जो लिखा था तो अगर इसे पहला कंपोनेंट मान लिया, इसे दूसरा मान लिया, इसे तीसरा मान लिया, तो जिसके साथ जो लिखा था उसका संबंध उसके जस्ट पहले वाले के साथ होता था। लेकिन यहाँ पर और शब्द लिखा है, तो और शब्द लिखने से इसका संबंध इसके जस्ट पहले वाले के साथ नहीं होगा। अगर और लिखा होगा किसी भी 3 या उससे अधिक कंपोनेंट के बीच में, तो जिसके साथ और लगा होता है उसका संबंध एकदम पहले वाले व्यक्ति के साथ होता है, यानी किसके साथ होगा, ए के साथ होगा। अब यहाँ पर सी की बहन कौन होगी, ए होगी, तो सी के बहन की बात करें तो यहाँ पर क्या, ए ये इसकी बहन हो गई। क्लियर है। अब ये इसकी बात करें तो ये देखिए भाई भी हो सकता है इसकी और बहन भी हो सकती है। अब सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए पहला सवाल है ए का सी से संबंध, ए का सी के साथ से लगा है तो ए को क्या बोले, बहन बोलेगी। दूसरा है सी का बी के साथ संबंध, सी का बी से संबंध, तो बी बोलेगे किसको, सी को, क्या बोलेगा, बी सी को क्या बोलेगा। ध्यान दीजिए ये बी की माँ है 100%, और माँ का ये भाई भी हो सकता है, माँ की बहन भी हो सकती है, यानी इसका जवाब क्या होगा, मामा भी हो सकता है और मौसी भी हो सकती है। यानी पहले का आंसर बहन होगा, इसका आंसर बहन होगा और इसका आंसर मामा या मौसी होगा। और तीसरा आप लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो थ्योरी है ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। अब आते हैं सवाल पर, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। देखिए सवाल की बात करें तो सवाल यहाँ पर कुल बेसिकली 3 टाइप के बनते हैं। सवाल यहाँ पर कुल बेसिकली 3 टाइप के बनते हैं। कौन कौन से सवाल बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक आपका बनता है पॉइंटिंग फॉर्म से, दूसरा बनता है पजल फॉर्म का, और तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट है कोडेड फॉर्म यानी कोडेड रिलेशन। 3 टाइप के सवाल बनते हैं। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये बैंक में बहुत ज़्यादा पूछता है, या कैट लेवल के एग्ज़ाम में, कैट के एग्ज़ाम में, जितने अच्छे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में ये पूछता है। इन दोनों का भी यूज है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। क्लियर है। तो आप लोग, हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका सवाल मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। पॉइंटिंग फॉर्म, स्टार्ट करते हैं पॉइंटिंग फॉर्म के सवालों से। 2-3 सवाल हम यहाँ पर आपको कराएंगे और इसी 2-3 सवाल में आपका पूरा जो माइंड होगा उससे टफ हो जाएगा। यानी इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे लगा सकते हैं। क्लियर है। ध्यान दीजिए, पहले सवाल की बात करें। देखिए पॉइंटिंग फॉर्म में सवाल कैसा बनता है ये बात सुन लीजिए पहले। देखिए पॉइंटिंग फॉर्म में जो सवाल बनता है वो किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए उसकी विशेषता बताता है, या फिर किसी व्यक्ति को बताते हुए किसी थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो मेरे पापा का भाई का चाचा, ये सब। क्लियर। तो जैसे मैंने पहला बेहद आसान सवाल लिया। सवाल है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए गीता, एक लड़की, यहाँ पर गीता क्या है, लड़की, पहले ही बोल दिया है, ने कहा वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे की बेटी है। लड़की गीता से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को लगाने का हम आपको 2 मेथड बताएंगे, 2 अप्रोच बताएंगे किस तरीके से सवाल लगाते हैं। सबसे पहला हम फैमिली डायग्राम के माध्यम से सवाल अगर लगाएं तो मेथड 1 की बात करते हैं। तो
ये बताइए, जब आप पढ़ेंगे तो 99% सवाल में क्या होगा, कोई व्यक्ति कोई कुछ कहेगा, तो जो कोई कुछ कहता है सबसे पहले आप उसका नाम लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर गीता लिख लिया। अब इसके बाद लिखा है वह मेरे, तो जहाँ पर मेरा या मेरी शब्द होगा, और 99% केस में आपको ये शब्द मिलने वाला है, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारे या तुम्हारी, इतना शब्द मिलेगा आपको। तो जहाँ पर मेरा या मेरी शब्द मिला है वहीं पर सवाल को रोक करके इसके बाद जो भी सेंटेंस लिखे गए हैं उसको आप 1 नंबर दे दीजिए, और मेरे के जो पहले वाला सेंटेंस रहेगा उसे आप 2 नंबर दीजिए। सबसे पहले 1 को सॉल्व करिए, इसके बाद 2 को उसी के आगे सॉल्व कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है, मेरा शब्द इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, ये इस लड़की के लिए हुआ है या इस गीता के लिए हुआ है। तो ध्यान देंगे, कोई कन्फ्यूज़न की आवश्यकता नहीं इसमें। जैसे मैं अगर कुछ बोलता हूँ कि मैं बोला कि वह मेरे भाई का पुत्र है, तो मेरे भाई का पुत्र, इसका मतलब मेरा शब्द का इस्तेमाल मैं अपने लिए किया हूँ ना। तो वही चीज़ यहाँ पर गीता बोल रही है, तो मेरा शब्द का इस्तेमाल गीता के लिए हुआ है। तो यहाँ पर मेरा शब्द मतलब गीता के लिए, तो क्या बोलता है, गीता के ससुर के इकलौते बेटे। तो गीता के ससुर कौन हुए, गीता का ये पति होगा, और इस पति के ये पिता होंगे, जो इसके लिए क्या होंगे, ससुर होंगे। इतना तो आपको पता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कि ससुर के इकलौते बेटे, इसका इकलौता बेटा कौन होगा, खुद गीता का पति होगा। इसके इकलौते बेटे की बेटी है, यानी इसकी बेटी। अब ये बताइए, अगर गीता के पति की ये बेटी है तो क्या गीता की बेटी नहीं होगी, इसकी भी क्या होगी, ये बेटी होगी, क्योंकि ये दोनों कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं। सवाल क्या पूछता है, लड़की गीता से किस प्रकार संबंधित है, तो यह वही लड़की है जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये वही लड़की है। तो सवाल पूछ रहा है लड़की गीता से, गीता के साथ से लगा है, तो गीता बोलेगी इस लड़की को क्या बोलेगी, इसके पति की लड़की, यानी इसकी भी लड़की। तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर, या फिर हिंदी में बोले तो पुत्री। क्लियर। इस तरीके से सवाल को सोचेंगे, सवाल को लगाएंगे। कोई कुछ कहेगा उसका नाम आप लिख लीजिएगा, इसके बाद जहाँ पे मेरा या मेरी शब्द लिखा होगा उसके आगे जो सेंटेंस लिखा होगा इस लिखे गए नाम से आप उसको जोड़ दीजिएगा, और उसके पहले मेरे के शब्द जो लिखा होगा मेरे के पहले वाले शब्द को बाद में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसको एक और माध्यम से करते हैं। देखिए सपोज यहाँ पर गीता में अपने आप को खुद कंसीडर कर लिया कि मैं गीता हूँ, तो क्या बोलता है, मेरे ससुर, गीता बोल रही तो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे ससुर कौन हुए, अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरे पति के पिता, मेरे पति के पिता मेरे लिए क्या हुए, ससुर हुए। मेरे ससुर का इकलौता बेटा कौन होगा, मेरा पति होगा, और उसकी इकलौती पुत्री क्या होगी, मेरी भी पुत्री होगी। आंसर क्या आएगा, पुत्री। क्लियर। यानी इसे आप अपने आप के ऊपर भी, यानी अपने आप को कंसीडर कर लीजिए, आपका आंसर बेहद आसानी से वो भी आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, यहाँ पर कौन बोल रहा है, अमित बोल रहा। तो जो बोलेगा उसका नाम आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या है, अमित ने कहा वह मेरी माता के। अब ध्यान दीजिए, अमित बोल रहा है तो उसका नाम लिख लेंगे। मेरा शब्द अमित के लिए इस्तेमाल होगा क्योंकि वही बोल रहा है। मेरे के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसे आप 1 नंबर दे दीजिएगा, और मेरे के पहले जो सेंटेंस होगा उसे आप 2 नंबर, पहले 1 को हल करिएगा, इसके बाद 2 को हल करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए मेरी माता के एकमात्र पौत्र, यानी अमित की माता का एकमात्र पौत्र, अमित की माता का एकमात्र पौत्र कौन होगा, ये खुद अमित का पुत्र होगा, यानी इसे पॉजिटिव साइन मिलेगा, और इसकी माता के लिए क्या होगा, ये पौत्र होगा, कि पौत्र की माता है। इसकी माता कौन होगी, अमित की वाइफ, यानी इसकी पत्नी, इसके लिए क्या होगी, इसकी माता होगी। यानी यह वही महिला है
जिसकी तरफ इशारा करते हुए अमित बोल रहा है। सवाल क्या है? वह महिला अमित से कैसे संबंधित है? वह महिला अमित से, अमित के साथ से लगा है तो अमित बोलेगा इसको, क्या बोलेगा? वाइफ, यानी इसका आंसर क्या आएगा? वाइफ, या हिंदी में पत्नी। सिंपल सी बात है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, मान लीजिए आप अपने आप को अमित कंसीडर कर लीजिए, मैं अमित हूँ, वह मेरी, यानी अमित का मेरे लिए यूज हो रहा है। मेरी माता, मेरी माता के एकमात्र पौत्र, मेरी माता ऊपर, एकमात्र पौत्र मतलब मेरा लड़का, तो मेरी माता के लिए पौत्र हुआ, यानी एकमात्र पौत्र की माता है, यानी मेरी माता की एकमात्र पौत्र मेरे लड़के का एकमात्र की माता है। मेरी माता का एकमात्र पौत्र यानी मेरा लड़का की माता है, यानी मेरी पत्नी। क्लियर हुआ? अगर वो लड़का मेरा बेटा है तो मेरी पत्नी का भी तो बेटा होगा, यानी अगर हम दोनों कपल हैं तो जो मेरा पुत्र होगा मैं उसका पिता और मेरी पत्नी क्या होगी? माता, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? पत्नी। तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है सवाल को, थोड़ा सा कठिन है बस, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कुछ नहीं है, एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए कौन बोल रही है? शोभना बोल रही है। तो जो बोलेगा सबसे पहले क्या करना है आपको? उसका नाम लिख लेना है। शोभना का नाम मैंने यहाँ पर लिख लिया। लड़की है तो इसे नेगेटिव साइन मिल गया। फिर बोलता है यह मेरी, यह है तो मेरी। आप यहीं पे सवाल को रोकिए, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसको आप पहले सॉल्व करिए, इसके बाद वाले सेंटेंस को दूसरे नंबर पर सॉल्व करके जोड़ दीजिए दोनों को। जब पहले को सॉल्व करेंगे तो मेरा शब्द शोभना के लिए यूज हो रहा है, ध्यान देंगे। मेरी माँ के पिता यानी शोभना के माँ और इसका पिता का एकमात्र पोता या नाती। अब ध्यान दीजिएगा, शोभना की माँ का एकमात्र पिता यानी शोभना के लिए क्या होगा? वो शोभना के लिए नाना होगा। इसका एकमात्र नाती या पोता कब हो सकता है? तब हो सकता है जब या तो शोभना की माँ का एक पुत्र हो, एक ये कंडीशन हो सकता है, एकमात्र पोता, सॉरी एकमात्र नाती यानी खुद शोभना का भाई हो, और दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है कि शोभना की माँ के पिता का एक लड़का भी हो जो शोभना की माँ का भाई होगा और शोभना के लिए मामा होगा, यानी इसके पुत्र का एक पुत्र और हो, तो क्या ये इसका पोता नहीं हुआ? 100% हुआ। यानी यहाँ पर एक तो इसका एग्जैक्ट भाई भी आ सकता है जो नाती इसके लिए होगा, और एक शोभना की माँ का भाई होगा, उसका एकमात्र पुत्र होगा जो क्या होगा? पोता होगा, यानी शोभना के मामा का लड़का यानी कजन होगा। एक ब्रदर होगा, एग्जैक्ट ब्रदर, एक कजन होगा। अब यहाँ पर क्या करना है? एकमात्र की बात करता है तो क्या होगा? या तो ब्रदर होगा या फिर कजन होगा, लेकिन अमूमन आप लोग करते क्या है? ब्रदर ऑप्शन को टिक लगाकर चले आते हैं और सवाल यहीं पर गलत कर देते हैं। क्लियर है? यानी ऐसा सवाल कभी आपके सामने आए तो फिगर आप बनाइए, बिना फिगर बनाए आप सवाल को नहीं लगा सकते। क्लियर है ना? यानी इसका जवाब क्या होगा? या तो कजन या ब्रदर, क्योंकि एकमात्र की बात कर रहा है। इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? डी सही होगा, यानी कजन या ब्रदर, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? ऐसे भी आप अपने ऊपर भी कंसीडर करके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आज मैंने आपको बताया, 2-3 सवाल भी लिया। तो अब इस टाइप के जितने भी सवाल मिले आप एक बार घर से लगाइए, नहीं लगे तो हमसे पूछिए। अब एक चीज़ और है, अभी इसमें 2-3 सवाल आपको अगले लेक्चर में कराया जाएगा। अभी ज़्यादा सवाल आपको नहीं करा रहे, जब प्रैक्टिस होगा तो आपको वहाँ अच्छे सवाल कराएंगे। बस आपको लगाने का अप्रोच बता रहे हैं, सवाल लगाने का तरीका बता रहे हैं, किस तरीके से हम सवाल को लगाएं। क्लियर है? तो अगली क्लास भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी, उसमें हम पजल टाइप के जितने सवाल होंगे उनको देखेंगे, अच्छे सवाल कुछ देखेंगे। 2-3 सवाल इसके भी कराए जाएंगे। क्लियर है? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ना भी समझ में आया है, देखिए कमियां और अच्छाइयाँ सबके अंदर होती हैं, जो भी कमी है आप उसको बताइए, हम कमी को दूर करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना।
थैंक यू।